अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। 3-4 बड़े अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक तो इद्दत केस, जो सबकी नज़रें इस केस के ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही लगी हुई थी जैसे मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत था, और तो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर लोग उसको देख रहे थे। बिल आखिर एक ऐसा केस जिसको पाकिस्तान के अंदर नहीं दुनिया भर के अंदर बड़ी अजीबोगरीब नज़र से देखा जा रहा था कि क्या किसी मुल्क में ये भी हो सकता है कि अगर कोई फ्रीकैन शादी कर लें और उसको मसला बनाकर जो है किसी मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव, साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव को उनकी एहलिया समेत जो है वो जेल में बंद कर दिया जाए। तो 6 महीने बाद बिलाखिर इद्दत केस जो है कि वो भी ख़त्म हुआ और एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने जो सिविल जज का फैसला था उसको सेट असाइड कर दिया, उसको कलअदम करार दिया और इमरान खान और बुशरा बीबी को इस मुकदमे से रिहाई का हुक्म दे दिया। लेकिन अभी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी क्योंकि पै दर पै जिस तरह से मुकदमात हुए थे इसी तरह पै दर पै जो है वो गिरफ्तारी की प्लानिंग भी जो है कि वो हुकूमती सज़ा के ऊपर की गई है। और अभी 9 मई के मुकदमात के अंदर इमरान खान की 2 रोज़ पहले ही ज़मानतें जो हैं वो खारिज की गई थी ताकि उनको गिरफ्तार किया जा सके। तो नैब की 2 टीमें जो हैं वो भी अडयाला जेल पहुंची हैं और नैब के जो मामलात हैं, मुकदमात हैं, उनके अंदर जो है कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनकी गिरफ्तारी डाली जा रही है ताकि उनको भी रिहा ना किया जा सके। और इसके साथ साथ जो गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला हुआ उसने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के अंदर बड़ी बेचैनी पैदा कर दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीएस पार्टी अगरचे उनकी एक नशिस्त भी जो उन्होंने इलेक्शन में जीती और फिर उनको जो रिजर्व सीट दी गई उसमें कोई कमी नहीं हुई, लेकिन जो बोनस में वो लेना चाहते थे उन्हें नहीं मिल रही। उसके ऊपर जो है कि एक अजीब व गरीब जो है कि पाकिस्तान भर के अंदर एहतजाज हो रहा है और कहा जा रहा है जी कि ये शायद कोई आइन की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी हो चुकी है। ये बेचैनी PMLN के अंदर और पीएस पार्टी के अंदर क्यों है? मियां नवाज शरीफ साहब ने मरी में अपनी तमाम जो अहम लीडरशिप है उनको तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ साहब ने आसिफ ज़रदारी साहब से रब्ता किया है और कहा है कि हमारी जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल टीम्स हैं वो सर जोड़ कर बैठें कि आगे कैसे चलना है। और आखिर इस फैसले में ऐसी कौन सी इतनी बड़ी राज की बात छुपी हुई है कि इन दोनों जमातों को इतनी बेचैनी लगी हुई है। और ये बेचैनी सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इसके पीछे और बहुत दूर तक दिखाई दे रही है। ये मामलात हैं जो हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं खालिद यूसुफ चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के मेंबर हैं, और इमरान खान की जो लीगल टीम है उसमें भी ये शरीक हैं। और इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस हैं आलमोस्ट सभी के सभी केसेस के अंदर ये असिस्ट कर रहे हैं अपने वकला को। और ये बहुत सारी चीज़ों के अडयाला जेल के अंदर भी जो प्रोसीडिंग होती हैं उसके चश्मदीद गवाह भी हैं। और हमारे साथ इसी तरह से जमशेद कादर साहब जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है जो इस्लामाबाद कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स उनको कवर करते हैं। और आज जो इद्दत केस है फ्राम डे फर्स्ट जब एक नामालूम अफराद में से जो है कि एक शहरी जो है कि वो दरख्वास्त लेकर आए थे उसमें, और उसमें क्या हुआ और उसके बाद जो है खवार मनिका कैसे चिप इन हुए और इस सारी सूरत हाल के ऊपर भी इनसे भी ज़रा इनपुट लेंगे। और फिर अनवार अब्बासी हमारे जो रावलपिंडी के अंदर नुमाइंदा हैं और अडयाला जेल के अंदर अब तक जितनी भी समातें हुई हैं ये उनको कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं। और आज क्योंकि अडयाला जेल के अंदर भी जो अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से जिसको कहते हैं कि जी इनको 190 मिलियन पाउंड कहा जाए, लिखा जाए, उस केस के अंदर भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई हैं। परवेज़ खटक साहब का बयान, उसके अलावा ज़ुबैदा जलाल का वहाँ पे बयान हुआ, और फिर आज़म खान का एक वो बयान जो वो लापता हो गए थे उसके बाद सामने आया, और एक वो बयान जो आज उन्होंने उस अदालत के अंदर दिया, उसमें क्या फ़र्क है और उसके क्या असरात और मामलात होंगे। ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे। चौधरी साहब आपकी तरफ सबसे पहले आते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अच्छी खबर आपके लिए आई और आज जो है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी अच्छी खबर आ रही है। अगरचे अडयाला जेल से कोई अभी फ़िलहाल अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन ये एक जो मुस्बत तब्दीली कल से शुरू हुई है, तो आप देख रहे हैं कि इसके समरात आगे तक जाएंगे या अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं? देखें, अभी तो जिस तरह निज़ाम को चैलेंज किया हुआ है इमरान खान ने, और उसका अज़म और हौसला और इस्तक़लाल जो है वो इस निज़ाम को हर गुज़रते दिन के साथ कमज़ोर करता जा रहा है और तोड़ता जा रहा है। एक टाइम था कि हर गुज़रते दिन के साथ एक केस में सज़ा सुना दी जाती थी, फिर दूसरे केस में, फिर तीसरे केस में। तो अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि अब जो भी जितने भी केसेस हैं आए रोज़ उनमें बरियत हो रही है। अब कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिसमें इमरान खान किसी न किसी केस में बरी ना हो रहे हों। ये बुनियादी तौर पे अभी तो इश्क के इम्तहान हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये जो निज़ाम चैलेंज किया गया या जिस तरह इमरान खान की फ़िलासफ़ी है कि और जो उनकी तहरीक का जो बुनियादी मकसद है उसमें अभी और इश्क के इम्तहान है
और अभी ये वक्त लगेगा। जिस तरह मुखालिफिन हैं, जिस तरह के वो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह वो अदलिया का उन्होंने इस्तेमाल किया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है कि किस तरह मुल्क के तमाम अदारों को जकड़ कर एक शख्स और एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ फ़ैसले लिए गए, उसको दीवार से लगाया गया, बल्कि दीवार में चुन दिया गया। अब उस निज़ाम को गिराने के लिए, उस निज़ाम को जड़ से उखाड़ने के लिए अभी और वक्त मज़ीद लगेगा। अच्छा, ये बताएं, इस केस के हवाले से जो है कि ये चीज़ तो क्लियर हो गई, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इसमें तमाम अक़दार को, चाहे वो दीनी इक़दार हों, चाहे वो इखलाकी इक़दार हों, सकाफ़ती इक़दार हों, तमाम की तमाम इक़दार को रोंद डाला गया था। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो शरिया लॉ है और इवन पाकिस्तान के जो डेफेमेशन के क़वानीन है, ये बाकी लॉ ऑफ टॉर्ड सारी चीज़ें हैं, इसमें कज़फ़ का केस हो सकता है इसके खावर मानिका साहब या उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने सारा कुछ जो है कि ये सब कुछ किया था। जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस केस के अंदर कितने कवानीन को तोड़ा गया। कुरान मजीद का कानून तोड़ा गया, हदीस का जो सेटल प्रिंसिपल था वो तोड़ा गया, फ़िक़्ह का कानून तोड़ा गया, पाकिस्तान का जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है वो तोड़ा गया, ताज़ीरात पाकिस्तान तोड़ा गया, आईन पाकिस्तान के अंदर राइट ऑफ फेयर ट्रायल, 6 कवानीन तोड़ के निकाह केस के अंदर सज़ा सुनाई गई। अब इसके अंदर जहाँ तक बात कज़फ़ की है तो वो बिल्कुल उसका हक रखते हैं, चूँकि इंतहाई गैर शर्मनाक, मैं बयान भी नहीं कर सकता, मेरे पास वो अल्फाज नहीं आ रहे कि मैं उस केस की जो हैयत है उसके बारे में कोई जुमला या कोई लफ्ज़ बोल सकूं कि कैसा गंदा केस था जो कायम किया गया। अलबत्ता जो इमरान खान है और बुशरा बीबी हैं वो इस बात का हक रखते हैं कि वो कज़फ़ के अंदर इस मामले को लेके जाएं या वो डेफामेशन के अंदर लेके जाएं, चूँकि अदालत के अंदर या मीडिया के अंदर उन्होंने जहाँ भी जो बात कही वो कहीं भी वो बात ना साबित कर सके, ना ही इस हवाले से उनके पास किसी भी किस्म का कोई सबूत मौजूद था, और अदालत ने भी उनका कोई भी मौक़िफ़ नहीं माना। पहला मौक़िफ़ जब फ़र्द जुर्म आयद की गई 16 जनवरी को अडयाला जेल के अंदर, तो 2 दफ़ात लगी हुई थी, उनमें एक 496 थी, 496 बी थी। अब 496 बी जो है वो बुनियादी तौर पर ज़िना की एक दफ़ा है, तो वो वहीं उसी वक्त ख़त्म कर दी गई। फिर जो फ्रॉडुलेंट मैरिज की जो दफ़ा थी उसको बरकरार रखा गया, तो ये हर स्टेप के साथ उसको ख़त्म किया गया है कि ये एक जुर्म बनता ही नहीं है बुनियादी तौर पे। अच्छा जमशेद, आप इसको उस वक्त से कवर कर रहे हैं कि जब पहले गालबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हनीफ नामी कोई शहरी था जिसने ये दरख्वास्त दायर की थी, और फिर नवंबर में खावर मानिका साहब जब कस्टडी से, रियासत की कस्टडी से बाहर आए, तो विद इन अ वीक उन्होंने जो है कि 25 नवंबर को शायद ये दरख्वास्त दे दी थी। तो ये सारे केस को आप कवर करते रहे, पहले केस और इस केस में क्या फ़र्क था? हनीफ के और ये खावर मानिका के केस में फ़र्क था या बिल्कुल एज इट इज़ थे, और सारी सिचुएशन क्या देखी आपने? अच्छा, अगर इस केस की जानिब चलें तो जब पहले ये कंप्लेन दायर की गई मोहम्मद हनीफ की जानिब से, तो मोहम्मद हनीफ स्ट्रेंजर थे, एक सड़क पे चलते हुए शख्स आए, उन्होंने कंप्लेन दायर कर दी और उस पर नोटिस हुए। फ़र्द जुर्म से पहले जो है वो बरियत की दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर कार्रवाई चल रही थी। जब अचानक से जब 15 नवंबर को चिल्ले से, क्योंकि आजकल वो चिल्ले को इस तशबीह दी जाती है, सलमान सफ्तर भी अपने जो दलाइल थे उनमें चिल्ला ही कहते रहे कि इन्होंने 60 दिन का चिल्ला काटा, और उसके बाद जब वो 15 नवंबर को खावर मानिका वापस आए तो अचानक से उन्होंने एक निजी टीवी चैनल पर इंटरव्यू भी दिया। उसके बाद 23 नवंबर को जो थी मोहम्मद हनीफ ने टेक्निकल बेसिस पे अपनी कंप्लेन वापस ले ली, और 25 नवंबर को वापस खावर मानिका ने 48 घंटे के अंदर अंदर दोबारा वही कंप्लेन दायर कर दी। इसमें सिर्फ अगर आप इसको इस तरह समझे कि गाड़ी वही है, मुसाफिर वही है, सिर्फ ड्राइवर चेंज कर लिया गया। मोहम्मद हनीफ गाड़ी से उतर गया और खावर मानिका उस गाड़ी पर सवार हो गए और वो गाड़ी चलने लगी। दरख्वास्त वही थी, तो क्या गवाह, वकील और बाकी चीजें भी कोई तब्दील हुई या वही बिल्कुल? नहीं, वही गवाह भी दोनों वही थे, क्योंकि ओन सकलेन चौधरी थे एक गवाह, और दूसरे मुफ्ती सईद थे। ये 2 गवाह थे, एक निकाह खान थे और दूसरे गवाह थे। ये वो दोनों वही रहे। और जो एक इंटरेस्टिंग बात है कि वकील भी वही रहे, राजा रिजवान अब्बासी वकील रहे, जो साइफर केस में भी जो थे वो प्रोसिक्यूटर थे नैब की जानिब से इमरान खान के खिलाफ, वो भी वही रहे। सिर्फ जो था वो इस केस को रेलिवेंट करने के लिए खावर मानिका क्योंकि फैमिली मेम्बर थे,
इस केस में खावर मानिका को इन किया गया और वही कंप्लेन, उसमें कोई चेंजिंग नहीं थी। पहले भी यही दफात लगाई गई थी, बाद में भी ये लगाई गई, लेकिन इसमें जो एक गवाह थे उनका एडिशन हुआ था, वो थे मोहम्मद लतीफ़ जो घरेलू मुलाजिम थे खावर मानिका के। वो आए, लेकिन उनकी गवाही बाद में जो थी वो क्योंकि इसलिए अहमियत की हामिल नहीं हुई। 496 जो सेक्शन लगाई गई थी वो चार्ज फ्रेम होने के वक्त हज़फ कर ली गई थी। तो ये बाद में जो है वो गवाह एक अजाफी आए और वो भी इस लिस्ट से बाद में निकल गए। अब इस सारी कंप्लेन को अगर हम देखें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं था दोनों कंप्लेंट्स के अंदर, लेकिन खावर मानिका को इसलिए लाया गया कि इस केस में थोड़ा सा ट्रस्ट जो था, इंटरेस्ट पैदा किया जाए और मुतासरा फरीक बनाया जा सके, क्योंकि हनीफ तो कोई मुतासरा फरीक नहीं हो सकेगा। करार देने की भी उसमें कोशिश की गई, लेकिन ये केस इंतहाई कमज़ोर था शुरू दिन से ही। क्योंकि जब शुरू हुआ ये केस तो उस वक्त भी जो पहले 2 सेक्शंस लगाई गई, इसमें जो सबसे अहम मामला था इद्दत निकाह केस में, वो मामला ये था कि अदालत का दायरा अख्तियार है इस केस को सुनने के लिए या नहीं। अब उसमें 2 दफ़ात थी। एक दफ़ा थी निकाह के हवाले से 496, क्योंकि लाहौर में निकाह हुआ, अगर 496 पे केस बनता है तो वो लाहौर अदालत में केस दायर होना चाहिए। और 496 भी थी जो शिकायत में इल्ज़ाम लगाया गया कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी ने निकाह के बाद लाहौर से वो बनीगाला में शिफ्ट हो गए और यहाँ रहना शुरू कर लिया। और इस दौरान जो है वो क्योंकि निकाह जो था वो गैर शरई था, तो जो ताल्लुकात कायम हुआ दोनों के दरमियान वो भी गैर शरई और काबिल एतराज़ ताल्लुकात थे। इसलिए यहाँ पे जो है वो दायरा अख्तियार बनता है, क्योंकि यहाँ पे रहे तो इसलिए यहाँ पे ये कंप्लेंट दायर हुई। अब जब चार्ज फ्रेम हुआ तो 496 भी हज़फ हो गई, तो अब फिर वो जो दायरा अख्तियार था उसका सवाल आ गया। ट्रायल कोर्ट में भी उसका सवाल उठाया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उठाया गया, और जो अपील में एक ग्राउंड था जो अपीलें मंजूर करने के लिए इस्तदा की गई थी, उसमें भी यही कहा गया कि देखें अगर जुर्म 2 हुए, एक लाहौर में हुआ जो इल्ज़ाम है और एक इस्लामाबाद में हुआ, इस्लामाबाद वाला जुर्म जो है वो ख़त्म हो गया, अब इस अदालत का दायरा अख्तियार नहीं है। तो दूसरा जो अहम मसला था वो था टेम्पर डॉक्यूमेंट का, जो निकाहनामा खावर मानिका की जानिब से जमा करवाया गया था 14 नवंबर का। उसमें अगर आप देखें तो वो एक केम स्कैनर की कापी थी, वो कापी उस पर भी जो दिन था वो भी टेम्पर्ड था, डेट भी टेम्पर्ड थी और मंथ भी टेम्पर्ड था, दोनों टेम्पर्ड चीज़ें थी। अब अगर आप इद्दत के बात करते हैं कि इसमें जो दौरान इद्दत निकाह हो गया, अगर आपने इद्दत काउंट करनी है, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट भी दी गई थी, उस जजमेंट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो शरीयत अपीलेट बेंच है उसने ये फैसला दिया हुआ था कि 39 दिन के अंदर जो है वो औरत की इद्दत मुकम्मल हो सकती है। तो इस हवाले से अब इसमें यह था कि दिन कहाँ से गिने जाएँ। जो सलमान अकरम राजा साहब ने मौक़िफ़ अख्तियार किया अपने दलाइल में कि जो ये डॉक्यूमेंट है ये फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है, इसमें कैसे ट्रस्ट कर सकती है अदालत, ये एग्जिबिट कैसे हुआ। मतलब ये मामला जो है चिल्ले से शुरू हुआ और फिर वो सिले पे गया और फिर टेम्पर डॉक्यूमेंट सारे के सारे। वैसे अगर 60 दिन गुजार के आए थे तो इसको सिला ही कहना चाहिए था, चिल्ला तो 40 दिन का होता है जो शेख रशीद साहब का था। इसके केस के ऊपर दोबारा आते हैं। ज़रा अनवार वासी आपकी तरफ आता हूँ मैं कि ये क्योंकि मामला डैला जेल के अंदर भी चलता है और वहाँ पे इलेक्शन से पहले जिस अंदाज के अंदर यके बाद दीगरे 2-3 केसेस थे और वो रात गए तक सर्दियां भी थी, वहाँ पे जो है कि सारी इसमातें चलती रही, तो वो जो माहौल था वो लगता था वाकई फेयर ट्रायल हो रहा है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10 एक कहता है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, तमाम मौके मिलने चाहिए, गवाह को हर चीज़ को वो माहौल भी होना चाहिए। तो क्या इस सारे केस के अंदर वो आपको वहाँ पे फेयरनेस नज़र आई थी या वहाँ पे कुछ जल्दबाजी थी या क्या मामला था? देखें खालिद जमील साहब, अगर इन तमाम केसेस के फेयरनेस की बात अगर की जाए तो वो तो ज़ुबान ज़द आम पे हैं कि जिस तरह के जो ट्रायल हुए, अब तो जो वफाकी वज़रा हैं, सीनियर वज़रा भी, इवन के राना सनाउल्लाह ने भी ये कह दिया था कि इन तमाम जो 3 केसेस थे जिनके उजरत में फैसले हुए, जबकि बाद दीगरे तीनों केसेस के फैसले हुए, उसमें तो राना सनाउल्लाह ने ये कह दिया था कि अगर ये इंट्रा पार्टी इंट्रा कोर्ट जो अपीलें हुई उसके बाद ये तीनों फैसले जो हैं ये उड़ जाएंगे, तीनों फैसले जो है ना PTI के हक में आ जाएंगे। अब वो तीनों उड़ गए हुए और तीनों उड़ भी गए, साइफर भी, ये भी सारा। जी। और दूसरा आपने बात की कि जिस तरह इद्दत के हवाले से जो लडियाला जेल में जिस तरह ट्रायल होते रहे, इवन के एक दफा रात को 12 बजे तक भी जो समात चलती रही, सर्दियों की रातें थी और आप सब भी इस चीज के गवाह हैं इनके किस तरह की वहाँ सूरत हाल थी। लेकिन उसके बाद जब ये जो केस था खुसूसन इद्दत के केस के हवाले से जो न सिर्फ नेशनल मीडिया में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी
ये बताया जा रहा था। बार बार जो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा थे वो बार बार ये कह रहे थे कि पूरी दुनिया में जग घसाई हो रही है इस केस के हवाले से। बल्कि आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी, कुछ उलमा हैं इंडिया के, उन्होंने इस केस के हवाले से, इस केस को लेकर जिस तरह के कुछ उनके जो अब वीडियो बयानात हैं और पाकिस्तानियों को मुखातब करके जिस तरह उन्होंने कहा, इस केस को डिस्कस किया, तो इसमें पूरी दुनिया में जो एक जग घसाई हो पाकिस्तान की। लेकिन आज जो फैसला आ गया उसके बाद तो सूरत हाल तो अक्सर बदल गई। लेकिन जिस अच्छा, तरह ये सर्दियों में केस की वहां समाअत हुई थी, एक चीज बताइएगा, उस वक्त बाज लोगों का ख्याल था कि इतनी सर्दी में और रात गए तक समाअत हो रही थी, लेकिन पता नहीं दबाव कहीं से था या कैसी कोई गैर मरई किस्म का दबाव था कि कुछ लोगों को पसीना भी आते थे वहां पे सर्दियों में भी। देखिए जी, मैं आई विटनेस भी हूँ इस चीजों का कि बहुत सारे, मैं अब डिस्कस नहीं करना चाहता। चले हम बता देंगे जी, कोई नहीं, बात वो इसके बाद जो है कि फिर जो है कि वो पसीने बहुत ज्यादा जो है कि हो सकते हैं। मैं जरा जो है आपकी तरफ आ जाता हूँ, इसमें खास तौर के ऊपर ये देखें कि एक चीज़ जो मैं अडयाला जेल के अभी जो केसेस हैं उस तरफ भी आऊँगा, जो ख़ास तौर के ऊपर जिसमें अभी गिरफ्तारी की भी बात की जा रही है, और अभी ये जो अलकादर ट्रस्ट केस का मामला है, इसमें जो परवेज़ खटक साहब, ज़ुबैदा जलाल साहिबा और आज़म खान साहब, ये बड़े अहम प्राइम आप विटनेसेस कह लें प्रोसिक्यूटर के, इन तीनों के स्टेटमेंट हो चुके हैं। इन तीनों के स्टेटमेंट्स को देख के बहुत सी ऐसी, मतलब जो अनवार अब्बासी से भी हम थोड़ी सी इस पर इंफॉर्मेशन लेंगे कि जो रिपोर्टर है वहाँ पे जो रिपोर्ट कर रहे थे, आपकी लीगल टीम के लोग भी जो हैं कि वो कहते हैं कि जी कि ये बयानात जो प्रोसिक्यूशन एक्सपेक्ट कर रहा था या जो उन्होंने बनाए थे सारे के केसेस, ये ज़रा उनसे डिफरेंट है और ये केस के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इज इट ट्रू? और अगर हैं तो क्या इसके अंदर ये डिफरेंसेस आए हैं? देखें, अभी तो इन तीनों गुआन का बयान कलम बंद हो चुका है, अभी उसके ऊपर जिरा होना बाकी है। और चूंकि इस केस के अंदर मैं खुद वकील भी हूँ, लीगल टीम का हिस्सा भी हूँ, तो अभी मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जिस वक्त तक जिरा नहीं हो जाती तब तक कोई भी कमेंट इस पर मैं नहीं दूंगा। और दूसरी दो बातें मैं ऐड करना चाहूँगा। एक, जमशेद कादर साहब ने जैसे कहा कि कंप्लेंट में मोहम्मद हनीफ की और खावर मानिका की कंप्लेंट में फ़र्क बता रहे थे, बड़ी तफसील से उन्होंने बताया। अब उसमें सिर्फ मैं अगर एक जुमले में कहूँ तो सिर्फ 1.5 लाइन का फ़र्क था। पहली कंप्लेंट थी मोहम्मद हनीफ वर्सेस इमरान खान। अब दूसरी कंप्लेंट जब खावर मानिका ने दायर की तो मोहम्मद हनीफ का नाम काट के खावर मानिका लिख दिया गया। बस ये एक 1.5 लाइन ऐड की है, बाकी सेम वही थी। इवन फुल स्टॉप तक तब्दील नहीं था। हमें कभी भी जब हम कंपैरिजन करते थे दोनों कंप्लेंट्स का या इस्तगासे का, तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि दूसरी पहले वाली उठा के देखें या दूसरी वाली उठा के देखें, दोनों एक ही जैसी थी। तो ये एक उसमें था। अच्छा, एक और लीगल पॉइंट था, मैं भूल ना जाऊं, वो आपसे पूछना चाहूंगा कि दौरान समाअत भी, अभी अपील के दौरान भी ये डिस्कस हुआ और जज साहब ने पूछा था कि जो पहला फैसला जब दरखास्त वापस ली गई थी तो उसकी जजमेंट के अंदर क्या लिखा गया था? क्या कानून के अंदर होता है कि अगर कोई कंप्लेनेंट हो, एक शिकायत बाकायदा अदालत के अंदर आए सिविल केस के अंदर और वो निपटा दी जाए और फिर वही दोबारा केस जो है कि शुरू कर दिया जाए, तो ये इसमें लीगल क्या देखें, है, क्या मसला जो था? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ज़ाब्ता फौजदारी, जो फौजदारी मुकदमात को रेगुलेट करता है, उसके अंदर बाकायदा दफ़ा मौजूद है जिसके तहत जब कोई कंप्लेंट इस्तगासा वापस ले लिया जाता है तो वो इक्विटल तस्वर किया जाता है। अब ये इसको कंसिडर किया जाना चाहिए था इक्विटल, लेकिन चूंकि इस केस के अंदर जग हंसाई करनी थी, बयानियाँ बनाना था और बड़ी किरदार कुशाना मुहिम चलानी थी टीवी चैनल्स के ऊपर और मीडिया के ऊपर, इसलिए इस केस को दोबारा से कायम किया गया, खड़ा किया गया, जिसका नतीजा आज ये सामने आया है कि जो एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत है उसने इस मुकदमे को ख़त्म कर दिया। एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा कि अगर हम पाकिस्तान की सियासी तारीख पे, क्योंकि आपने इसको कहा कि एक नैरेटिव बनाना मकसूद था और ख़ास तौर पर क्योंकि इलेक्शन से पहले ये केस सारा का सारा जो है कि नवंबर से लेके और फरवरी तक हुआ और ऐन उस वक्त फैसला है जब एक हफ्ते बाद इलेक्शन होने जा रहा था, 5 दिन के बाद। तो माजी में हम देखें कि इलेक्शन के मामले में मोहतरम फातिमा जिन्ना को बड़ा उनकी तज़हीक की गई और बड़े अजीब व गरीब उनको भी हमने गद्दार भी कहा, कौमी सलामती के लिए ख़तरा भी कहा। सिमिलरली 80-90 की दिहाई के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी बड़ी इसी किस्म की और गलीज़ कंपेन की गई और जो कुछ हुआ वो हम बयान नहीं कर सकते यहाँ पे। तो क्या ये वही आपको तसल्सल नज़र आता है और उसका ज़रा एक अपफ्रंट वर्जन जो है कि वो आप देख रहे थे, या इसमें कोई आप समझ रहे थे कोई डिफरेंट चीज़ है? देखें, बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात के बाद पाकिस्तान का जो निज़ाम है
वो एक फरसुदा कुछ कुव्वतों के हाथ में आ गया, फरसुदा निज़ाम एक कायम हुआ, उसका एक अपनी ख़ास माइंड सेट है। अब उनकी माइंड सेट ज़माना जाहिलियत की है, जिसके अंदर मर्दों की लड़ाई के अंदर औरतों को टारगेट किया जाता है। अब फातिमा जना की जहाँ तक बात है, वो बानी पाकिस्तान की बहन थी, चूँकि वो सियासी मौक़िफ़ रखती थी, तो उनकी वो किरदार कुशी की गई कि बैरून ममालिक के जितने सफ़ीर थे वो भी पढ़ के या सुन के वो भी शर्मा गए। फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ उन्हीं कुव्वतों की इमा पे वो किरदार कुशी की गई कि आज भी उसके ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है। और अब मौजूदा इस दौर के अंदर अब बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ यही कंपेन शुरू की गई कि इतनी शर्मनाक कंपेन है कि पूरी दुनिया से न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इससे इस्लाम का वो मजाक उड़ाया और वो बुरा तशख़्ख़ुस जो है वो आलमी दुनिया के सामने जाके उजागर हुआ है कि हम किसी को अब इसमें इतनी बुरी तरीके से इस्लाम का जो खूबसूरत चेहरा था, जो ख़वातीन को हकूक़ देने वाला चेहरा था, वो मसख़ कर के पेश किया गया। इससे पहले तो किरदार कुशी जलसों की हद तक होती थी या फिर किसी हद तक पम्फलेट फेंकने की हद तक होती थी, लेकिन यहाँ तो अब अदालतों के अंदर ले जा के बाकायदा जेलों के अंदर डाला गया, शादी करने पे जेलों पे डाला गया, ऐसे मनगढ़ंत मुकदमात कायम किए गए कि एक तो पढ़ के इंसान को कराहत आती है और उसके अलावा जो आलमी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इस्लाम का भी हमारा उससे हुई। एक दो मिनट है, बड़े क्विकली जमशेद आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप पहले भी इसकी हेयरिंग हुई, अभी भी हेयरिंग हो रही है, तो अदालती माहौल के अंदर कुछ आपको फ़र्क महसूस हुआ कि जो हम ये खबरें सुनते हैं कि मुदाखलत बहुत ज़्यादा रही है, अभी हाई कोर्ट के जजेस ने जो है खतूत लिखे और फिर अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला भी आया, तो आपको कोई माहौल के अंदर चेंज नजर आ रही कि दबाव कम हुआ है और कुछ माहौल चेंज हुआ है अदालतों का, नहीं हुआ? अदालतों के माहौल में अगर देखें जाए तो वाज़े फ़र्क आया है। इससे पहले जब खावर मानिका के वकील आते होते थे, वो 10 से 15 मिनट अपने दलाइल देते होते थे, धड़ल्ले से दलाइल दे के वो निकल जाते थे और फैसला ले जाते होते थे अपने हक में तीनों। क्योंकि मैंने अडयाला जेल के अंदर में रहा, तीनों दिन वो जो फैसले हुए मैंने वो देखे, जिस तरह से ट्रायल हुआ वो भी मैंने देखा। लेकिन अब इस ट्रायल में जो मैंने चीज़ नोट की है उसमें ये है कि कोई लीगल आर्गूमेंट्स नहीं होते थे सामने वाली पार्टी के पास, तो फिर वो हीले बहाने से कभी सियासी, कभी उसमें नुक्ता नज़र ले आते थे, फिर कभी मीडिया पे तनकीद करते थे, या फिर अब इससे पहले जो थी वो इस्तदा करती होती थी इमरान खान साहब के वकला की जो टीम। इस केस में जो था वो मैंने ये देखा है कि इस केस में जो बार बार जो खावर मानिका के वकील थे वो ये इस्तदा कर रहे थे कि नहीं जज साहब आपने प्रेशर में नहीं आना, आपने मीडिया के प्रेशर में नहीं आना, आपने इमरान खान साहब के प्रेशर में नहीं आ जाना, आपने फलां के प्रेशर में नहीं आ जाना। तो ये वाजे एक चेंजिंग थी कि जज साहब जो है वो आइन और कानून के प्रेशर में थे, इंसाफ के प्रेशर में थे और किसी के प्रेशर में नहीं थे, और उसी के मुताबिक तब्दीली नजर आ रही है। अनवर, आप भी जरा वेरी क्विकली, लास्ट मिनट है, और ये बता दें कि जरा आपको भी वहाँ पे कुछ चेंजेस, पिंडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी आप एंटी टेररिस्ट कोड भी कवर करते रहे और वहाँ तो एक रेफरेंस भी फाइल हो गया था इंसदाद दहशतगर्दी के जज के खिलाफ, तो आपको वहाँ पर भी चेंज नज़र आ रहा है कि वो जो इंटरफेरेंस थी कुछ कम हुई है, प्रेशर कम हुआ है और कुछ आज़ादाना या कानून के मुताबिक फैसलों या कार्रवाई आगे बढ़ रही है? आज बिल्कुल खालिद जमील साहब, काफ़ी वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है जब से जो 6 जजेस ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने स्टैंड लिया। उसके बाद हमने देखा कि जो एनवायरनमेंट है कोर्ट्स का वो काफ़ी तब्दील हो गया है। उसके बाद आपने देखा लाहौर और शेखपुरा के जिस तरह जो जजेस ने जो खतूत लिखे, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह के शावर हाई कोर्ट के या लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के खतूत आए, और 6 जजेस ने जो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस ने जिस तरह के रिमार्क्स दिए और जिस तरह के नोट्स उनके डिस्कस हुए, उसके बाद काफ़ी हद तक हमने देखा कि माहौल जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ अब नज़र आ रहा है। जो पहले था, आज से 3 या 4 माह पहले जो अदालतों का जो माहौल, जिसे जमशेद कादर ने बताया कि जिस तरह खावर मानिका के वकला आया करते थे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज हुआ करती थी, अब टोटली डिफरेंट है। अब ये बॉडी लैंग्वेज से लग रहा होता है कि शोल्डर डाउन होते हैं, ज़रा डिफेंड आपने किसको करना है, कोई लीगल तो आपके पास ग्राउंड्स होते नहीं है कि जिसको डिफेंड करें। जिस तरह हिले बांधने और जिस तरह आपने देखा होगा खावर मानिका साहब ने 2-3 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस पर मैंने जो गुज़श्ता समात पे बानी PTI से पूछा कि खावर मानिका तो 1 माह और मांग रहे हैं इस केस के लिए, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने कहा यार मैं इस गटर के हवाले से मैं कोई बात नहीं करना चाहता। इन्होंने इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि ये गलाजत है, ये गटर है, इसका ढकना मैं नहीं उठाना चाह रहा कि किस तरह। चले हम भी ज्यादा ढकना नहीं खोलते। बहुत शुक्रिया अनवर अब्बासी आपका, जमशेद कादर आपका भी, खालिद शोज़े आपके बहुत शुक्रिया। नाज़रीन के ब्रेक के बाद
ख़ास तौर के ऊपर जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप और पीपल्स पार्टी क्यों इतनी परेशान है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पाकिस्तान की कुछ सियासत के हवाले से बातचीत करेंगे और बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला किया, उस फैसले को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी काफ़ी तशवीश पाई जाती है और उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आइन की तशरीह की बजाय आइन के अंदर असर-ए-नो तहरीर करार दिया और कहा कि ये बिन मांगे जो इंसाफ दिया गया या नशिस्तें दी गई, इसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और दोनों पार्टियों ने, शहबाज शरीफ साहब ने आज सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब से रब्ता भी किया और ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं और इस पर यह तय हुआ कि दोनों पार्टी की जो लीगल टीम्स हैं वो मिल बैठ कर इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और कोई मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। और मीनवाइल नवाज शरीफ साहब ने भी मरी में पीर के रोज़ अपनी लीडरशिप का इजलास तलब किया, जिसके अंदर एक तरफ ये सियासी मामलात हैं और फिर ये जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ हैं और कुछ इकनॉमिक इशूज़ हैं उसके ऊपर वो अपनी हिकमत अमली बनाएंगे। इसी हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन असम्बली मोहतरमा सहर कामरान साहिबा हैं कि वो इस वक्त इस सारी सूरत हाल के ऊपर क्या नुक्ता नज़र है और इस मामले को आगे कैसे लेकर चलेंगे। बहुत शुक्रिया मैडम आपका वक्त देने का। बुनियादी सवाल यही है कि अगर हम इलेक्शन फरवरी का देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो नशिस्तें हासिल की, जो मैंडेट उनको मिला, अगर हम आईन पाकिस्तान को देखें आर्टिकल 51 को, तो उस तनासुब से आपको रिजर्व सीटें दे दी गई। अब ये मसला इजाफी सीटों का जो है कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में भी इसको बोनस करार दे रहे थे, तो अगर वो नहीं भी मिलती लेकिन आपके मैंडेट के ऊपर जो है कि कोई ज़र्ब नहीं आई है, तो फिर उसके बाद आपको आप समझते हैं कि हुकूमत को इतना शदीद रिएक्शन देना चाहिए? बहुत शुक्रिया। देखिए, पीपल्स पार्टी ने इस वक्त तक कोई शदीद रिएक्शन नहीं दिया। ठीक है, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालती फैसलों का एहतराम किया है। ये अलग बात है कि बहुत सारे अदालती फैसलों पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन होंगे और मैं समझती हूँ कि जो सदर मुमलिकत ने इस वक्त एक हमें राह दिखाई है कि जो कानूनी माहिरीन है वो इस फैसले को बगौर देखें, तो मैं समझती हूँ उसका हमें इंतजार करना चाहिए। और सबसे अहम चीज़ ये है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आनी चाहिए। ठीक है, एक क्राइसिस से नया क्राइसिस क्रिएट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त बहुत चैलेंजिंग सूरत हाल से गुजर रहा है और जो भी फैसला आया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालती फैसलों का एहतराम किया है और मैं समझती हूँ कि अभी भी इस वक्त जो है इस बात की ज़रूरत है कि एक मुफाहमत के ज़रिए, एक कलेक्टिव विजडम के ज़रिए जो भी मसाइल है उनका हल निकाला जाए और आगे बढ़ा जाए। ये शर्जील मेमन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुज़श्ता रोज़, तो क्या वो उनकी अपनी हम समझें कि वो ज़ाती राय थी या वो पीपल्स पार्टी की तर्जमानी कर रहे थे? क्योंकि उसके अंदर तो उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया, इस फैसले को तनकीद की उन्होंने इसकी। देखिए, बात ये है कि वो सिंध में जो है मिनिस्टर हैं और उन्होंने यकीन, हमारा पीपल्स पार्टी का एक तरीक़ेकार है कि जब कोई अहम मामला होता है तो उस पर हमारी CEC की मीटिंग होती है या जो है हमें जो है कलेक्टिव विजडम से इस वक्त हर शख्स जो भी फैसले को देखेगा वो जाहिर बात है इसमें कुछ चीज़ें एक्सेसिव लगती हैं कि एक ऐसा फैसला आया है कि जिसने जो मांगा नहीं उसको मिल गया। लेकिन मैं समझती हूँ इस वक्त पार्टी का जो कोई, मैं देखती हूँ कि ऐसा कोई रिएक्शन आया नहीं है, सिवाय इसके कि इसके जो कानूनी पहलू हैं उनको बगौर देखा जाए और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। और आपको पता है सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने हमेशा मफाहमत की राह इख्तियार की है, हमेशा मुल्क को चैलेंजेस से निकाला है। तो आई बिलीव कि जो है ना हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। इट वुड बी टू अर्ली कि इस फैसले के ऊपर जो है वो कोई रिएक्शन दिया जाए। अच्छा, अब PMLN का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, उनकी शिद्दत भी, हमें सड़कों के ऊपर एहतजाज भी नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे गुज़श्ता रोज़ बंद की गई, टायर जलाए गए। आज रावलपिंडी में कचहरी चौक जो है वहाँ पर मुजाहरा हुआ, वहाँ भी टायर जलाए गए। तो उनका रिएक्शन तो काफ़ी सख्त है और उनकी नेशनल लेवल से लेकर सूबाई लेवल तक की जो लीडरशिप है वो बड़ा क्रिटिसाइज़ भी कर रही है इस फैसले को।
और ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा भी हैं, उन्होंने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि हम इसको पीर के रोज़ पार्लिमान में पेश करेंगे और फिर वहाँ पे ही हम अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर फैसला करेंगे कि इसके खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करनी है या क्या करना है। अगर आप इस सारे मामले को देखें तो दूसरा एक मौक़िफ़ जो हमें JUI का सामने नज़र आता है। मौलाना फजल रहमान साहब ने इस फैसले, अगरचे वो भी क्लेम कर रहे थे, वो भी मुतासरा फरीक हैं इस सारे फैसले से, क्योंकि उनको भी इजाफी नशिस्तें मिली थी जो वापस ले ली गई, आपको इजाफी नशिस्तें मिली, पीपल्स पार्टी को वापस ली गई, नून से भी ली गई, MKM से भी ली गई। तो JUI का मौक़िफ़ यह है कि हम इसको जुज़वी तौर के ऊपर इसको तस्लीम करते हैं और इसका खैर मकदम करते हैं और हम इसमें अपील या नज़रसानी में एज ए पार्टी नहीं जाएंगे। अगर कोई इंडिविजुअल जाना चाहता है तो हम उसको रोकेंगे भी नहीं। आप समझती हैं कि पीपल्स पार्टी जो है कि क्योंकि इनसे भी नशिस्तें तो ली गई हैं, तो पीपल्स पार्टी किन खतूत के ऊपर सोच सकती है? क्या अपील में जा सकती है, नज़रसानी पे जा सकती है, या जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर छोड़ा जा सकता है कि आपकी मर्जी है, जाना चाहे ना जाना चाहे, पार्टी जो है फिलहाल फरीक नहीं बनना चाह रही? पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त कोई भी मुशावरती इजलास इस मामले पर नहीं हुआ। और अगर आप हमारी तारीख देखें तो पीपल्स पार्टी सिर्फ जमहूरियत का तसलसल और पार्लियामान को मजबूत देखना चाहती है। हमने तो 2007 में शेख मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद भी इलेक्शन में जाना और पार्लियामान में आना जो है उसको तरजीह दी थी। 2013 में जब हमें कंपेन नहीं करने दी गई सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर, हमें बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हम तब भी पार्लियामान में आके बैठे। 2018 में जब RTS सिस्टम फेल हो गया और धांधली की बदतरीन मिसाल कायम हुई, हम तब भी हमने पार्लियामान में आके बैठने को तरजीह दी और कोशिश की कि जमहूरियत का तसलसल जो है वो कायम दायम रहे। इसी तरीके से 2024 के भी इलेक्शन में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके बावजूद भी हमने वो रास्ता अपनाया जो जमहूरियत को मजबूत करता था, पार्लियामान को जो है वो की तौकीर को कायम रखता था और जमहूरियत का तसलसल जो है उसको लेके चल रहा था। तो पीपल्स पार्टी किसी भी ऐसे इकदाम से गुरेज करेगी जिससे जो है वो जमहूरियत को किसी किस्म का जो है धचका पहुंचे। बाकी फैसला के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये जब तक कि पीपल्स पार्टी की का मुशावरती इजलास ना हो, हमारी CEC की मीटिंग ना हो, एक कलेक्टिव विजडम सामने ना आए, मैं अपनी राय दे सकती हूँ, लेकिन मेरी राय मेरी एक इंडिविजुअल राय होगी, मेरा रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है, फैसला आ चुका है, उसके पर जो है तबसरा भी हो सकता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसके लिए आई वुड प्रेफर कि हम थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करें और देखें कि जो है आगे कैसे चलना है, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज जिससे जो है जमहूरियत को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे, पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार के लिए नहीं, जमहूरियत के तसलसल के लिए जद्दोजहद की है। हम आज भी काबीना का हिस्सा नहीं है, हम पार्लियामान का हिस्सा है। हमारे बहुत से इश्यूज पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, बजट पे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमें एतमाद में नहीं लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने वोट इसलिए दिया ताकि जो है एक तसलसल जो है वो जमहूरियत का कायम रहे और मुल्क को मजीद किसी बहरान का शिकार ना किया जाए। तो ये मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है बहुत बारीकी से सिचुएशन का जायजा ले रही है और बहुत तहम्मुल के साथ जो है आगे कैसे चलना है ये डिसाइड करेगी। बहुत एहतियात के साथ चल रहे हैं, लेकिन आप आइन साज इदारे की, कानून साज इदारे की मेंबर हैं और मतलब आप उन लोगों में हैं जिनके पास ये अवाम ने इख्तियार दिया हुआ है कि वो कानून को या आइन को बदल भी सकते हैं, जिम्मेदारी दी है जी, जिम्मेदारी, इख्तियार जिम्मेदारी के साथ, ऐसे कर लेते हैं ना, इख्तियार जिम्मेदारी के साथ जी। तो अच्छा, इसमें जिम्मेदारी भी दी है। एक तो आपकी पार्टी का हो गया, CSE होगी या मुशावरत होगी, या जरदारी साहब अगर अपनी लीगल टीम को मुकर्रर करेंगे, वो PMLN की लीगल टीम के साथ बैठेंगे, मुशावरत करेंगे, सारी चीज़ों का जायजा लेंगे, फिर कोई अपनी एडवाइस करेंगे, फिर आपकी पार्टी फैसला करेगी। देखिए, PMLN एक अलग जमात है, पीपल्स पार्टी एक अलग जमात है। ठीक है, PMLN अपने फैसले करने की मजाज है, पीपल्स पार्टी अपने फैसले खुद करेगी। जी बिल्कुल। ठीक है, पीपल्स पार्टी के अंदर जो फैसले होते हैं वो हमारी CEC की मीटिंग में हमारी अपनी जो है जो सीनियर लीडरशिप है वो डिसाइड करती है। पीपल्स पार्टी के अंदर एक जमहूरी रवैया है। पीपल्स पार्टी जो है वो PMLN क्या डिसाइड करती है उसकी हम पर कोई पाबंदी नहीं है। पीपल्स पार्टी ये देखेगी कि क्या जो है मुल्क के लिए बेहतर है। नहीं, मैं ये कह रहा था ना कि दोनों आपस में अगर मिलते हैं, जरदारी साहब जैसे कह रहे हैं कि हम ठीक है लीगल टीम में बैठे करें, अपनी अपनी लीडरशिप को मशवरा देंगे ना, आपकी जो लीगल टीम होगी वो डेफिनेटली जरदारी साहब को मशवरा देगी, जरदारी साहब CEC को रेफर कर देंगे, इसी तरह नून लीग जो भी फैसला करेगी आप करना होगा। मैं ये आपसे ये पूछना चाह रहा था कि बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, अ मेंबर ऑफ द असेंबली पार्लियामेंट जो है कि जहाँ पे
आप कंट्रीब्यूट कर सकती हैं कानून साजी के लिए, आइन साजी के लिए, इस फैसले को आप अपनी ज़ाती राय में या अपनी ज़ाती जो है कि वो दानिश में क्या समझते हैं कि इज़ अ गुड, जो आप समझ रही हैं कि जी सियासी प्रोसेस को आगे जाना चाहिए, मुफाहमती अमल को आगे जाना चाहिए, तो इस फैसले से आप समझते हैं कि सियासी प्रोसेस, मुफाहमती अमल आगे चलेगा या इसके साथ कोई कशीदगी पैदा होगी या क्या होगा? आपकी ज़ाती राय मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, मुफाहमती अमल जो है वो रवैयों से आगे चलता है, फैसलों से आगे नहीं चलता। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 17 मेंबर्स के साथ भी असेंबली में आके बैठी थी। पीपल्स पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी हमने असेंबली में बैठने को तरजीह दी थी। और मैं समझती हूँ मशावरती अमल के लिए रवैये जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हमारे रवैये क्या है और हमारे सामने जो हमारे अहदाफ है वो क्या है। अगर हमारे सामने अहदाफ जो है मुल्क की स्टेबिलिटी है तो वी वुड ओनली फोकस ऑन दैट कि पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, जमहूरियत को बरकरार रखना है और मुल्क में इस्तेकाम आना चाहिए। बाकी ये एक तरफ से गाली नहीं बचती, ये दोनों हाथों से बचती है। हमें ये भी देखना होगा कि जो है तहरीक इंसाफ का क्या रवैया है फैसले पे देखें ना। मैं अगर अपनी जाती राय में कहूँ तो मेरी समझ से बहुत सारी चीजें बालातर है, ठीक है, बहुत मैं इसके ऊपर जो है तनकीद कर सकती हूँ, लेकिन वो मेरी जाती राय होगी। मेरे सामने अभी जो है सीनियर लीडरशिप की तरफ से कोई ऐसा ओपिनियन नहीं आया जिसको मैं पार्टी का फैसला कह सकूं। आखिरी चीज़ एक पूछना ही चाहूँगा, सियासी माहौल या मुफाहमत के लिए जो आप कह रहे हैं कि हर तरफ की जिम्मेदारी, हर तरफ लोगों ने अपने अपने रवैये जो वो बड़े अहमियत के हामिल हैं। अभी अगर इमरान खान या बुशरा बीबी को देखें तो वो तमाम मुकदमात में आज दोपहर तक, बल्कि अभी आधे घंटे पहले तक वो बरी हो चुके थे। अभी जो है कि नैब की टीम और पंजाब पुलिस की भी टीम जाके उन्होंने एक मुकदमे के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाली है ताकि उनकी रिहाई को रोका जा सके। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जबकि अदालतों से रिहाई मिल रही हो सियासतदानों को या उनकी फैमिलीज़ को, और फिर रिहाई के फौरी बाद जो है कि नई गिरफ्तारियाँ डाली जा रही हैं, तो ये माहौल साजगार बनाता है सियासी माहौल को आगे बढ़ने के लिए, मुफाहमत के माहौल को? देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी तो बहुत दफा कह चुकी थी कि नैब एक काला कानून है, ये जो है एक डिक्टेटर का लाया हुआ है, और एक जो है वो तैयबा गुल को वजीर आजम हाउस में गिरफ्तार रख के जिस तरीके से झूठे मुकदमे बनाए गए, जिस तरीके से फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात अस्पताल से जेल मुंतकिल किया गया, जेल मैनुअल की वायलेशन में आधी रात को, और इसलिए कि वो ईद के दिन अपनी फैमिली के साथ ना मिल सकें, जिस तरीके से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से उनको ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी गई, उनको इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं दिया गया, एक इंतकामी रवैया अपनाया गया, सैयद खुर्शीद शाह साहब को गिरफ्तार रखा गया। ये तमाम चीजें पीपल्स पार्टी की एक तारीख है कि हमने कभी सियासी कैदी नहीं रखा, ना ही पीपल्स पार्टी इंतकामी सियासत पे बिलीव करती है। लेकिन ये है कि मैं समझती हूँ वक्त आ गया है, इमरान खान साहब माफी मांगे कौम से, एक ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन जरूर होना चाहिए, और उसके अंदर जो है सब अपनी अपनी गलतियों की फिर एक दफा जरूर माफी मांगे और तलाफी करे। ये जो इमरान खान साहब जब नैब तरमीम आती है उसके ऊपर जितने बुलंदो बात दावे करते हैं, जिस तरीके से असेंबली का पूरा बिजनेस सबोटैज किया जाता है, जिस तरह से चोर चोर को तस्बीह बना के बोला जाता है, मैं समझती हूँ कि ये कोई मुस्बत रवैया नहीं है। और ये रवैया खत्म होने चाहिए और ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की तरफ बढ़ना चाहिए। बिल्कुल खत्म होने चाहिए। और मुल्क के बाहर जो 100 बसों के ऊपर मुल्क के खिलाफ इश्तिहारात चलते हैं, जो एक नेगेटिव कैंपेन चलती है, उसको मैं कभी पॉजिटिविटी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी इन सबको बंद होना चाहिए, सामने रख के इन पर माफी मांगनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। सहर कामरान साहब हमारे साथ बातचीत कर, पीपल्स पार्टी की रुकन पार्लिमान है। नाज़रीन, यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस जब आएंगे तो IMF के साथ जो पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है और उसके नतीजे में अगले 3 सालों में जब हम $7 अरब उनसे तो लेंगे, लेकिन कोई $4,500 अरब रुपया नए टैक्स भी पाकिस्तान के अंदर मुझ पर और आप पे लगेंगे। इसके हवाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के हिस्से में हम कुछ IMF के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय हो गया। अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, जो इस वक्त माशी क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है, कि इस माहे के बाद दीगर 2 ममालिक जो हैं कि वो भी पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। लेकिन इस माहे के नतीजे में जहाँ हम $7 अरब शायद हमें अगले 37 महीनों में मिलेंगे, 3 सालों में मिलेंगे। लेकिन मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो हमने उनके साथ अभी एग्रीमेंट तय किया है, उसमें जो टैक्स टू GDP रेशो हमने बढ़ानी है, उसके नतीजे में शायद 4.25 अरब के नए टैक्स जो हैं वो भी इन 3 सालों में इजाफा होगा। तो उससे एक आम आदमी के ऊपर जो है वो क्या गुजरेगा। ताहिर ढिंसा साहब सीनियर इकनॉमिक जर्नलिस्ट हैं और तजियाकार हैं, इकॉनमी को बड़ी करीब से जानते हैं, देखते हैं, लिखते भी हैं इसके ऊपर। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने का। एक तो गुड न्यूज़ तो है, जिस मुश्किल में हम फंसे हुए हैं, तो ये सारा का सारा बोझ जो है कि आप क्या समझते हैं कि ये अवाम के ऊपर आना चाहिए, या जो हमें कुछ और कदम भी उठाने हैं ताकि इस सारे बोझ को डिस्ट्रीब्यूट करके और फिर हम इस क्राइसिस से बाहर निकल के कुछ इकोनॉमिक जो है समरात भी हासिल कर लें? देखिए जी, बड़ा क्लियर है इस वक्त तो IMF जो है वो एज ए एम्ब्रेला एक एग्रीमेंट स्टाफ लेवल है, उन्होंने भी साइन हुआ है, जिसे आगे बोर्ड अप्रूवल देगा तो उससे ट्रांशेज आनी शुरू होंगी। ये पैसे जो वो देते हैं 6-7 अरब ज्यादा कम, उससे सब कुछ तय नहीं हो जाता, बट ये एक अम्ब्रेला होती है कि पाकिस्तान जो है वो करंट अकाउंट पे डिफॉल्ट नहीं करेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं होगा। अब उसको मेंटेन ऐसे किया जाता है कि जब आप रुपया रेज करते हैं टैक्स, तो उसी रुपए को डॉलर में कन्वर्ट होता है अल्टीमेटली। तो जो एक्सटर्नल अकाउंट है वो जिस पिलर पे खड़ा होता है वो फिजिकल पिलर है, फिजिकल प्रोग्रेस के ऊपर है। तो IMF जो है उन्होंने जाहिर है कहा कि आप टैक्स रेज करें। अब ये एक बात है, टैक्स रेज करना चाहिए। अब टैक्स किससे लेना चाहिए ये दूसरी बात है। पाकिस्तान का मसला गुर्बत उस तरह से नहीं है, या पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, रिसोर्सेज है, बट इकोनॉमी चूंकि एलीट कैप्चर हुआ है, इसलिए टैक्सेशन उनसे की जाती है जो मिडिल क्लास हैं या जिनसे टैक्स रिसीव किया जा सकता है। अब इसके साथ ही आज ही वो नोटिफिकेशन में देख रहा था, ये इसके साथ वो एग्रीकल्चर पे भी सूबों को कहा गया है, क्योंकि सूबे जो है वो जाहिर एग्रीकल्चर डिवॉल्व होके अब चला गया सूबों के पास, उन्हें कहा गया है कि आप टैक्स अगले 3-4 साल में रेज करें। अब वो बड़ा कंसिडरेबल टैक्स है, उसको टैक्स ऑन एग्रीकल्चर नहीं कहा गया, उसे टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम कहा गया। बट आप कैसे डिसाइड करेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है? एक प्रोड्यूस मार्केट में जो बिकेगी कैसे डिसाइड करेंगे? अल्टीमेटली फिर डिसाइड ऐसे किया जाएगा कि इसकी होल्डिंग कितनी है, फलान इलाके की जो होल्डिंग है उसकी वर्थ कितनी है, उसकी प्रोड्यूस कितनी होती है, क्या है। अब ये कौन डिसाइड करेगा? पटवारी या गिरदावर? महकमा माल जाके के कौन सी फसल लगी हुई है, या गिरदावरी जिसे कहते हैं जाके करेगा करने के लिए, तो फिर उन्हीं से है। और 70% 12.5 एकड़ से कम वाला, जैसे 7.5 एकड़ पहले इन्होंने कर दिया होता, 70% फार्मर वो है। तो जाहिर है उन्हीं के ऊपर बोझ ये दोबारा डाल जाएगा नहीं, डाल दिया गया है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर वाला जो है ये पहले शामिल नहीं था, ये नए इट्स अ न्यू वन, जिसका नोटिफिकेशन एक आध दिन में अभी हो जाएगा। अच्छा ताहिर साहब, इसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है कि एक्सपोर्टर्स और जो रिटेलर्स हैं उनका भी कुछ तज़किरा किया गया है कि कुछ जगहों पे हमने एग्जेम्पशंस दी हुई हैं। एक वो मामला भी है कि अगर अब ये पिछले साल ये देख लें, कोई जो माली साल गुजरा उसमें ऑलमोस्ट कोई 4,000 अरब के करीब तो एग्जेम्पशंस थी सारी की सारी, तो उनको भी हम तो कम कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हैं, लेकिन बात वही लीड के बात यह है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए बगैर अब ये नहीं चलेगा आगे। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का कतन मतलब नहीं है कि इस पर भी टैक्स लगा दें, टैक्स का रेट बढ़ा दें। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मतलब होता है कि एक टैंकी है, उसमें पानी है, और पानी जो है वो आखिरी बाथरूम तक नहीं पहुंचता, तो आप पाइप बड़ी लगाते हैं या दरमियान में कुछ उसको करते हैं। स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। अब आप देखें IPPs जो हैं उनकी कैपेसिटी पेमेंट का इशू है कि जी कैपेसिटी खर्च नहीं करते, वो 6% GDP पे प्लान हुए थे। इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन ही नहीं हुई, क्योंकि GDP 2% पे आके रुकी हुई है, तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं है। तो लेकिन 10 IPPs जो IPPs का आया था 4-5 का, वो 10 साल के लिए फिर एक्सटेंड कर दिया लाइसेंस उनका। इस वक्त निगोशिएट नहीं था हो सकता उनके साथ कि जनाब आप ये कैपेसिटी पेमेंट 10 साल आप पहले ले चुके हैं, इतने अब आगे नहीं लेंगे। नहीं, क्यों किया गया? क्योंकि वही लोग हैं जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, बट वही लोग हैं जिनके IPPs हैं और वो एलीट कैप्चर हुआ है।
तो गवर्नमेंट जो है इस वक्त बैठी हुई है, वो तो इंटरेस्टेड नहीं लगती स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने में, ताकि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे या जो उसके बेनिफिशियरी हैं इस ज्यादती के, उनको टैक्स किया जाए। तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आगे जब तक नहीं बढ़ेगी, इट्स अ पॉलिटिकल इशू नाउ, इट्स नॉट एन इकोनॉमिक इशू एनीमोर। ये पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर को अब चेंज करने की जरूरत है। अगर पीसफुली नहीं करेंगे तो सिविल अनरेस्ट होगा अगले 1, 2, 4, 5 सालों में। अच्छा, एक किसान, आपको पता है, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है 25 पे वो आके बेचने को नहीं, उनकी तो बुरी हालत हुई है, बेचारे की कमर टूट चुकी है। अगले साल कहाँ से लगेगी फसल? अगर रकबे के ऊपर गिरदावर ने आके करना है तो किस चीज के ऊपर इनकम टैक्स देंगे सूबे आके करने के लिए? और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट लगता है कि फिर इलेक्शन मोड में जाने वाला मुल्क। तो दिगर हालात है। IMF का जहां तक है, क्योंकि जाहिर है इंटरनेशनल वन शुड बी वेरी फ्री, जो मेन स्ट्रगल है वो है कैंप्स की, कि आप चाइना के साथ हैं कि अमेरिका के साथ है। तो इसलिए IMF उन्होंने फटाफट जो ही ये कोर्ट का मामला हुआ है, उन्होंने ऊपर से सिग्नल दिया और वो भागे आए और उन्होंने कहा कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट दे रहे हैं हम करंट सेटअप को, क्योंकि अगर चेंज हो जाता है तो वो सारे जो सच्चाई या बुराई या जो गलत का इल्जामात वो बिल्कुल सामने आना शुरू होते हैं, क्योंकि सारा वो जो चेंज है वो नल हो जाएगा अगर सिविल अनरेस्ट इधर ही शुरू हो जाता है चेंज। एक चीज और जो है कि वो जैसे सूबाई सतह पे आपने ज़रूरी टैक्स की बात किया, उसको पर्सनल और कॉर्पोरेट को उन्होंने बात की, और इसमें जो है एक सर्विसेज सेक्टर के ऊपर भी बात की जा रही है कि सर्विस सेक्टर बड़ा एक वसी सेक्टर है, और पाकिस्तान 3 बड़े सेक्टर्स होते हैं, उनमें एक ये भी खिदमात को गिना जाता है। तो इसके अंदर कितना पोटेंशियल और क्या टैप कर? सर्विस सेक्टर में एक डॉक्टर बैठा हुआ है जो रोज 10,000 रुपए कमाता है, सिविल ये GP है, आप उस पर टैक्स लगा दें। एक डॉक्टर है जो दिन में 10 लाख रुपया कमाता है, ऑपरेशन करता है, साथ उसके हॉस्पिटल है, आप जाके आंखों का ऑपरेशन करवाएं, जाके किसी भी क्लिनिक, किसी भी हॉस्पिटल से करवाएं, आप शफा से करा लें या किसी से करवाएं, तो जो वो लेंस डालते हैं, लेंस भी इंपोर्ट करता है वो करने के लिए, उसके ऊपर पैसा बनता है वो करने के लिए, जो वो इक्विपमेंट वन टाइम यूज करते हैं वो भी सारा करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के। तो दे आर नॉट ओनली सर्विस सेक्टर, ऊपर वाले उन पे कौन सा टैक्स लग रहा है? उनको कहते हैं जी डॉक्टर की फी इतनी है, साल में इतनी कमाई, इतना टैक्स, उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। और बाकी के जो 10,000, बात ये है कि जो ऊपर बैठे हुए हैं एलीट कैप्चर जो है, जिस वक्त पाकिस्तान का जो 100 अरब रुपए, 100 अरब डॉलर का, 131 अरब डॉलर का जो कर्जा है, वो एग्जैक्टली वही है ना जो स्विस अकाउंट्स में और बाहर पड़ा हुआ है, जहां से लेके गया है वो टैक्स पेड नहीं है। तो अब अगर उसको आप छोड़ दें कि जो हो गया वो पड़ा रहे, आगे ये जो एनॉमली है इसे दुरुस्त करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनसे टैक्स लें जो ज्यादा कमाते हैं, जिनकी ज्यादा इनकम है, जिनकी ज्यादा प्रोविस है, और सोशल सेक्टर डेवलप करें, हॉस्पिटल डेवलप करें जहाँ के आके वो फ्री इलाज करा सकें, स्कूल में उनको पढ़ाई हो और वो आगे चले। ये कॉन्सेप्ट है और स्टेट का भी यही कॉन्सेप्ट होता है, डैम की तरह। जैसे आप डैम में पानी रोक लेते हैं और फिर फसलों को आगे इधर उधर, बैंक भी इसी तरह होते हैं कि लोग छोटे छोटे नाले जो हैं वो आके बैंकों में डिपॉजिट की सूरत में इकट्ठे होते हैं और फिर आप उनको वहां पे देते हैं जहाँ पे जरूरत होती है। यहाँ पे छोटे छोटे डिपॉजिट इकट्ठे होते हैं और कर्ज बैंक उनको दे देता है जो पहले बहुत ज्यादा है, जो ऑलरेडी रिसोर्सफुल है, उन्हीं के ऊपर सारे रिसोर्स जाए किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपका हमारे से बातचीत। डेफिनेटली अगर हम अगले 3 सालों के अंदर को 4,500 अरब हमने नए टैक्स लगाने हैं, तो ये भी देख लें कि जो 4,000 अरब के करीब एग्जेम्पशंस दे रहे हैं, अगर हम उनको ख़त्म कर दें तो यही 4,000 यहाँ से पूरा हो सकता है। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।